गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने एब्सोल्यूट एरर के बारे में अच्छे से पढ़ा था और आगे हम अब चल रहे हैं एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। ठीक, तुमने क्या क्या सीखा था? तो ए मीन निकालने के लिए तुम सीख चुके थे। डेल्टा ए मीन भी निकालने के लिए तुम सीख चुके थे, समझे? और इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं ट्रू वैल्यू। और इसको क्या कहते हैं? तो ये मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर। और कोई भी मेजरमेंट का जो रिजल्ट आता था, ठीक है, उसको हम किस तरीके से दिखाते थे? ए मीन, ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा ए मीन, इस तरीके से हम दिखाते थे, समझे? और प्लस माइनस का मतलब ये क्या होगा कि कोई भी मेजरमेंट का जो भी रिजल्ट है वो किसके बराबर होगा? उससे ए मीन, मतलब ये इस रेंज के भीतर रहेगा। ए मीन, ठीक है, माइनस डेल्टा ए मीन, ये क्या होगा? ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन, समझे? अब देखो रिलेटिव एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर, तो देखो रेशियो, ठीक है, रेशियो हम किसका किसका ले लेंगे? तो रेशियो हम डेल्टा ए मीन, ठीक है, और ए मीन का जो रेशियो लेंगे ना, इसी रेशियो को हम क्या कहते हैं? रिलेटिव एरर हम कहते हैं। ठीक, यानी कि हम देखते हैं ना कि जो एरर है, ठीक है, जो एरर है उसके वो किसके रिलेशन में है, किसके रिलेशन में, किसके रेस्पेक्ट में, समझे? किसके रेस्पेक्ट में। तो हम इसको इस तरीके से दर्शाते हैं, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। ये हमारा क्या हो जाएगा? रिलेटिव एरर हो जाएगा। क्लियर? उसी तरीके से परसेंटेज एरर, ठीक, परसेंटेज एरर में हम क्या करेंगे? डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, यानी कि जो हमारा ट्रू वैल्यू उसके हिसाब से एरर कितना आ रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से हमारा जो है एरर कितना आ रहा है उसी का परसेंटेज निकालना है इनटू 100, समझे? ये हम करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? परसेंटेज एरर। और इसको हम दिखाते हैं किससे? तो इसको डेल्टा ए से हम दिखाते हैं, ठीक है, इसको हम डेल्टा ए से दिखाते हैं। अलग अलग बुक में तुम्हें अलग अलग नोटेशन मिलेगा, कभी किसी बुक में दूसरा चीज भी मिल सकता है, समझे? तो जो एनसीईआरटी है वही हम लेके चल रहे हैं। अब थोड़ा सा हम मैथमेटिक्स पे देखेंगे, ध्यान देंगे कि आगे इसके पीछे मैथमेटिक्स क्या है, समझे? देखो जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल जब बनाओगे ना इसमें का एनसीईआरटी का, तो वो सारा क्लियर हो जाएगा तुम्हें। नया है क्या ये? तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, जैसे मान लो कि कोई भी हमारा मेजर्ड, ठीक है, ट्रू वैल्यू है, जैसे मान लो 2.200 हमारा क्या है? ए मीन हमारा, ठीक है, इतना हो गया, हो गया, समझे? ए मीन, डेल्टा ए मीन। अब देखो जैसे अगर एरर किसी चीज में है ना, जैसे मान लो कि इसका हमें लेंथ मेजर करना है, तो ऐसा नहीं है कि अगर ये देखो ये तुम्हारा क्या है, अगर 10 सेंटीमीटर का है तो ऐसा नहीं है ना कि एरर तुम्हारा 5 सेंटीमीटर आएगा। इतना बड़ा एरर नहीं होता है। 5 सेंटीमीटर एरर आने का मतलब क्या हुआ कि ये तुम्हारा 10 सेंटीमीटर है, जब तुम नाप रहे हो तो 5 सेंटीमीटर ऊपर और 5 सेंटीमीटर नीचे हो रहा है, तो इतना बड़ा नहीं आता है डेल्टा में। इस हिसाब से ये क्या आ सकता है? हो सकता है कि ये तुम्हारा 0.01 mm आए, ठीक है, 0.1 mm भी आ सकता है।
समझे? तो हम हमारा जो भी मेजर्ड वैल्यू होगा वो किसके, उसका जो लिखने का जो तरीका है वो हम कैसे लिखेंगे, 2.00 प्लस 0.01 mm, ठीक है, प्लस माइनस 0.1 mm हम इस तरीके से लिख दिए, समझे? तो इस केस में हमारा रिलेटिव एरर क्या होगा, रिलेटिव एरर हमारा क्या होगा, तो रिलेटिव एरर होगा 0.01 डिवाइडेड बाई 2.00, समझे? ये हमारा क्या होगा, रिलेटिव एरर हो जाएगा। वहीं परसेंटेज एरर की अगर हम बात करेंगे, परसेंटेज एरर की बात करेंगे तो ये क्या होगा, 0.01 डिवाइडेड बाई 2.00 इंटू 100, ये हमारा परसेंटेज एरर हो जाएगा। अब देखो ये जो परसेंटेज एरर है, ये जो परसेंटेज एरर है ये किस में एरर है हमें ये देखना है। जैसे मान लो कि तुम बोलते हो ना कि तुम्हारे कितने परसेंट मार्क्स है, तो कितने परसेंट मार्क्स जो भी तुम्हारे आते हैं तो वो एक फुल मार्क्स होता है ना, और उसमें तुम्हारा कितना मार्क्स आया उस हिसाब से हम देखते हैं कि कितने परसेंटेज में। उसी तरीके से ये एरर किस में है, तो इसमें है, तो ये क्या होगा, परसेंटेज एरर किस में है, तो इस वाले मेजरमेंट में परसेंटेज एरर की हम बात कर रहे हैं, समझिए? तो देखो रट्टा बिल्कुल नहीं मार रहा है, ठीक है, कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। जैसे मान लो कि परसेंटेज हम निकालते हैं, जैसे मान लो तुम्हारा नंबर आया 485 नंबर, ठीक है, कितने में, 500 में, तो हम निकालते कैसे है, यही हम परसेंटेज निकालते हैं, यानी कि 500 में तुम्हारा 485 नंबर आया, तुम्हारा मार्क्स कितने परसेंटेज आए, किस हिसाब से, तो 500 के हिसाब से, तो सेम इसमें भी है। तो इन सब बातों का तुम ध्यान रखोगे। फिर अब देखो एग्जाम्पल 2.6 है, इस तरीके का क्वेश्चन जो है ना वो पेपर में आता नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है, ठीक है? तो मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहता हूँ, ठीक है, और उसको ध्यान से सुनना। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन अगर तुम पढ़ रहे हो ना, ठीक है, तो पहले पढ़ने की आदत डालो, ठीक है? भागना नहीं है क्वेश्चन पढ़ते समय कि जल्दी जल्दी से हम पढ़ ले क्वेश्चन और जल्दी जल्दी से बने, एकदम प्यार से पढ़ो, जितना प्यार से तुम पढ़ सकते हो क्वेश्चन पढ़ो। समझ लो ना कि वो एक कहानी है, समझिए, वो एक कहानी है। जैसे अभी मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूँ, एक क्वेश्चन तुम पढ़ोगे और एनसीईआरटी का जो है पेज नंबर 25 ओपन करो और एग्जाम्पल 2.6 देखोगे। देखो मैं हमेशा ये नहीं कराऊंगा, धीरे धीरे क्या है ना कि जैसे जैसे क्लासेस तुम्हारे और भी आगे बढ़ेंगे ना, तो ये मैं तरीका नहीं बताऊंगा। अभी शुरुआत में तुम लोग 10th से 11th में आए हो, तो इस वजह से मैं बता दे रहा हूँ। वहाँ पे भी तुम क्या करते थे कि क्वेश्चन देखते थे, गिवन क्या है उसका फॉर्मूला में डाल के बना देते, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमेशा मैं बताता हूँ तुम्हें। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल 2.6, 2 clocks are being tested against a standard clock located in national laboratory। ठीक है, एक स्टैंडर्ड क्लॉक है और 2 क्लॉक और भी है, ठीक है, और इनका क्या है, इनका टेस्टिंग किया जा रहा है। टेस्टिंग का मतलब उस क्लॉक से ना, जो स्टैंडर्ड क्लॉक है ना, एटॉमिक क्लॉक जो है, ठीक है, जो भी हमारा नेशनल लेबोरेटरी में है, उससे ना इसको कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है, टाइम कुछ कंपेयर किया जाता है या फिर कुछ ना कुछ टेस्ट हो रहा है। टेस्ट होने का मतलब जैसे ये है, तो हम इसकी टेस्टिंग की बात अगर हम करते हैं, ये जो मार्कर है इसकी टेस्टिंग की बात करते हैं, तो टेस्टिंग क्या चीज, मार्कर का क्या है, तुम चला के ही देखोगे ना कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, यानी कि ये मार्कर की टेस्टिंग हो गई। तो उसी तरीके से घड़ी की टेस्टिंग अगर हम कहना चाहते हैं, तो घड़ी की टेस्टिंग यानी कि कंपेयर किया जाएगा जो हमारा स्टैंडर्ड क्लॉक होगा उससे। अब देखो टेस्टिंग इसका भी किया जाता है। टेस्टिंग क्या चीज, हम बोलेंगे कि लेंथ का टेस्ट करो इसका, तो हमें किसी ना किसी चीज से मेजरमेंट करना पड़ेगा और हम कंपेयर करना पड़ेगा ना। जैसे मान लो कि स्टैंडर्ड हम मार्कर तुमको दिए थे बनाने के लिए और तुम हमको बना के तुम हमको वापस दिए, तो जो तुम मार्कर दिए हो क्या वो हम जो मार्कर दिए थे उसी के लेंथ के बराबर है या नहीं है, तो इसके लिए हमें टेस्टिंग करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो यही चीज यहाँ पे भी किया जा रहा है कि 2 घड़ी है, 2 clocks are being tested against a standard clock located in national laboratory at 12:00। देखो टाइमिंग देखो यहाँ पे 12:00। देखो ये जो है ना वो किसका है,
ये टाइमिंग किसका है, तो जो स्टैंडर्ड क्लॉक रखा गया ना उसका है। अब देखो ये क्या है ना, ये हमारा मिनट है, सॉरी ये हमारा क्या है, ये आवर है, ये हमारा क्या है मिनट है, और ये क्या है सेकंड है। अब देखो ये मिनट और सेकंड जो है ना, ये मिनट सेकंड टाइम वाला है, वो मिनट सेकंड मत समझ लेना जो मैंने पहले बताया था, समझे, ये टाइम वाला मिनट सेकंड है। अब देखो इसमें रीडिंग दे रखा है दोनों क्लॉक का, जो जो क्लॉक जो है ना, जो टेस्ट किया गया है, टेस्ट किया जा रहा है, उसका रीडिंग दे रखा है। तो मंडे को देखा गया, ठीक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे को रीडिंग देखा गया। अब रीडिंग में देखो क्लॉक 1 जो है उसमें क्या है 12 बज के, ठीक है 12 बज के 0 मिनट 5 सेकंड। उसी तरीके से इसमें देखो यानी कि ये 12 बजे के करीब में है, ठीक है, इसमें जो भी रीडिंग आ रहा है वो क्या है 12 बजे के करीब में है, ठीक। लेकिन जो क्लॉक 2 है ना उसमें क्या है कि जो भी रीडिंग आ रहा है ना वो सारा 10 बजे के करीब में है, 10 बज के 15 मिनट के करीब में है, क्लियर, ध्यान देना 10 बज के 15 मिनट के करीब में है। अब देखो यहाँ पे तुम्हें मतलब क्लॉक 1 जो है, क्लॉक फर्स्ट और क्लॉक सेकंड, तो इसमें तुम देखोगे कि जो भी हमारा रीडिंग है ना वो 12 बजे के करीब में है, लेकिन ये क्या है 10 बज के 15 मिनट के करीब में है, ठीक है। अब देखो अब इस रीडिंग में, इस क्लॉक के रीडिंग में वेरिएशन देखना है और इस क्लॉक के रीडिंग में तुम्हें वेरिएशन देखना है, समझे। तो इस दोनों क्लॉक के रीडिंग में अगर हम वेरिएशन देखेंगे ना तो इसका, ठीक है तुम देख लेना, इसका जो रेंज है ना वेरिएशन का ज्यादा है, समझे, रेंज इसका वेरिएशन का क्या है ज्यादा है, यानी कि 1 मिनट 1.5 मिनट का, ठीक है, इसमें फासला हो जा रहा है, समझे, 1 मिनट 15 सेकेंड, ठीक है, इतने देर इतना वेरिएशन हमारा है, समझे, इस क्लॉक में। लेकिन इसमें हम कर देखेंगे ना तो इसमें क्या है वेरिएशन हमारा क्या है कम है, समझे कि नहीं, इसमें क्या है हमारा वेरिएशन कम है। यानी कि देखो इसमें एग्जांपल में देख लो, ठीक है, 10 मिनट 15 सेकंड 10 घंटे, ठीक है 10 बजा है 15 मिनट हुआ है और 6 सेकंड। फिर क्या है दूसरे वाले में क्या है 10 बजा है 14 मिनट हुआ है और 59 सेकंड, समझे। अब देखो ये तुम्हें पता चल रहा है कि इसमें वेरिएशन ज्यादा है, इसमें क्या है वेरिएशन कम है, लेकिन ये जो क्लॉक है ना ये 12 बजे के करीब ज्यादा शो कर रहा है, समझे, और ये क्या है नहीं शो कर रहा है, क्लियर, ये क्या है नहीं शो कर रहा है, ये क्या है अलग टाइम ही शो कर रहा है, समझे कि नहीं। तो इफ यू आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट दैट रिक्वायर्स प्रिसीजन टाइम इंटरवल मेजरमेंट, अब देखो तुम्हें क्या करना है, तुम एक मेजरमेंट कर रहे हो और जिसमें प्रिसीजन टाइम इंटरवल मेजरमेंट मतलब जो टाइम इंटरवल को तुम्हें मेजर करना है, समझे, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें टाइम इंटरवल को मेजर करना है। ये एक्सपेरिमेंट कैसा हो सकता है, तो देखो रेसिंग होता है ना, स्विमिंग होता है, रेसिंग होता है, तो उसमें देखते हो स्टॉप वॉच लगाते हैं, तो कोई दौड़ लगा रहा है तो उसमें टाइम मतलब उसका कितने मिनट में कितना सेकंड, सॉरी कितने सेकंड में कितना मीटर दौड़ा, ठीक है। तो ये सब हमारा इस टाइप का एक्सपेरिमेंट है। तो अगर इफ यू आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट दैट रिक्वायर्स प्रिसीजन टाइम इंटरवल मेजरमेंट, व्हिच ऑफ टू क्लॉक विल यू प्रीफर, ठीक है, तो तुम कौन सा क्लॉक प्रीफर करोगे, समझे कि नहीं, कौन सा क्लॉक प्रीफर करोगे। तो देखो यहाँ पे हमें देखना है कि ये जो क्लॉक है ना वो एक्यूरेट है इसके, ठीक है, ये जो क्लॉक है ये क्या है इस टाइम के एक्यूरेट है, मतलब ट्रू वैल्यू जो है उसके ज्यादा करीब है, समझे। लेकिन इसमें क्या है वेरिएशन बहुत ही ज्यादा है। अगर मान लो कि अगर हमें ऐसा क्लॉक यूज करना है जिसमें क्या हो वेरिएशन कम हो, तभी हम क्या कर सकते हैं प्रिसाइज वैल्यू टाइम का हम बता सकते हैं ना, ठीक है। तुम इस चीज को सोच के देखो कि जिसमें वेरिएशन कम है, ठीक है, जिस क्लॉक में वेरिएशन कम है तो उस क्लॉक को अगर हम यूज करेंगे ना तो हम क्या करेंगे हम प्रिसाइज वैल्यू हम बता सकते हैं, समझे कि नहीं। तो क्लॉक 2 को हम प्रीफर करेंगे। अगर तुम्हें अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि हम कहना क्या चाहते हैं, ठीक, तो जैसे मान लो कि एक इंस्ट्रूमेंट ले लो, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट है और एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट है, इससे तुम लेंथ मेजर कर रहे हो और इससे तुम मेजर कर रहे हो तो इसमें क्या है वेरिएशन ज्यादा आ रहा है और इससे मेजर कर रहे हो तो वेरिएशन कम आ रहा है, समझे। इससे मेजर कर रहे हो तो इसमें क्या है वेरिएशन
कम आ रहा है। तो तुम प्रीफर किसको करोगे, इसी को करोगे ना, क्योंकि ये बेहतर रिजल्ट दे रहा है। और बेहतर रिजल्ट हमेशा जो देता है ना उसको हम क्या कहते हैं, वो ज़्यादा प्रिसाइज है, ठीक है। एक्यूरेट होने की बात बिल्कुल अलग है, समझे। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल है एक्यूरेसी और प्रिसीजन का। तो क्लॉक 2 जो है हम प्रीफर करेंगे, ठीक है। क्लॉक 2 जो है हम प्रीफर करेंगे, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में अब देखो क्लॉक 2 प्रीफर करेंगे। अगर मान लो कहा जाए कि तुम्हें क्लॉक, जैसे मान लो कि ये हमारा स्टैंडर्ड क्लॉक है और तुम्हें 2 क्लॉक दिखाया जाए, तुम खरीदने गए हो, तो तुम ये क्लॉक को खरीदोगे या फिर ये क्लॉक को खरीदोगे। तो देखो मैं तो ये क्लॉक को खरीदूंगा, क्यों, क्योंकि हम टाइम सेट कर लेंगे इतना, समझे। लेकिन ये क्या है, ये अलग अलग टाइम ही बता रहा है, टाइम उसके हिसाब से सेट है, लेकिन 1 मिनट का वेरिएशन है, इसमें क्या है बहुत कम सेकंड का वेरिएशन है। तुम यहाँ पे देख लेना रेंज की, मतलब मैक्सिमम जो टाइम है, मिनिमम टाइम है, उसके बीच का कितना वेरिएशन है, तो उसी को हम कहते हैं रेंज, समझे। तो यहाँ पे देख लेना, तो हम टाइम तो सेट कर सकते हैं, तो हमारा क्या होगा, ये हम प्रीफर करेंगे। सेम उसी तरीके से एग्जांपल नंबर 2.7 है, ठीक है। इसमें देखो क्या करना है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2.7 देखो ये बहुत ही आसान है, ठीक है। एग्जांपल 2.7 वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। सबसे पहले क्या है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम होता क्या है। तो एक पेंडुलम है जो इस तरीके से ऐसे ऐसे जाता है, तो जब इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जाता है, फिर वापस उसी पोजीशन पे आ जाता है, तो जितना टाइम लगता है ना, तो वो हम क्या कहते हैं, उसको पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम हम उसको कहते हैं, समझे। इन सक्सेसिव मेजरमेंट, सक्सेसिव मेजरमेंट का मतलब क्या हुआ कि अलग अलग हम मेजरमेंट कर रहे हैं, क्लियर। द रीडिंग टर्न आउट टू बी 2.63 सेकंड, 2.56 सेकंड, 2.42 सेकंड, 2.71 सेकंड एंड 2.80 सेकंड। कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। तो देखो इसमें कुछ नहीं है, सबसे पहले तुम ट्रू वैल्यू निकालोगे, ट्रू वैल्यू निकालोगे, समझे। ट्रू वैल्यू निकालने के बाद से वो कैसे हम निकालेंगे, जैसे A1 A2 A3 ऐसे करके दिया हुआ ना, तो A मीन हम निकाल देंगे, समझे। और A मीन से, ठीक है, A मीन माइनस A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा A1। तो ये देखो सारा मैंने कराया हुआ है। अब देखो ये क्वेश्चन के फॉर्म में है, तो तुम्हें ये करना है। तो ये जो वैल्यू आएगा ना डेल्टा A1, ये वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा, समझे। ये क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। तो ये इंडिविजुअल कैलकुलेशन में एब्सोल्यूट एरर होगा। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालोगे, तो डेल्टा A मीन, ठीक है, ये तुम निकालोगे, तो ये तुम्हारा आंसर होगा एब्सोल्यूट एरर का, समझे। रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, तो इसके बारे में मैंने बताया हुआ है, समझे। लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज है, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है, उस चीज को देखना है तुम्हें, समझे। वो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। हमें क्या है ना, रीडिंग पे पहले ध्यान देना पड़ेगा, समझे। हमें क्या है, रीडिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। रीडिंग हमारा कितना है, तो 2.63 सेकंड है, 2.56 सेकंड है, समझे, 2.42 सेकंड है, 2.71 सेकंड है और एक 2.80 सेकंड है, समझे। अब देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो है मीन पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम जो कैलकुलेट करके आया वो कितना है, 2.624 सेकंड कैलकुलेट करके आया, ठीक है। इतना हमारा कैलकुलेट करके आ रहा है, यानी कि ये हमारा क्या है, ए मीन है, समझे। अब देखो यहाँ पे हम डेल्टा ए मीन अगर हम निकालते हैं तो वो हमारा आ जा रहा है 0.11 सेकंड, ठीक है, ये हमारा आ जा रहा है। अब देखो ये जो है ना, इसमें 2 डेसिमल तक दिया गया है ना, तो 2 डेसिमल तक दिया गया, तो इसमें भी क्या रखोगे तुम, उतना ही 2 डेसिमल तक रखोगे, ठीक है। इसमें 2 डेसिमल तक दिया गया है, तो इसमें भी क्या रखोगे, 2 डेसिमल तक रखोगे। देखो अब ये सारा जो कैलकुलेशन है ना, इस एग्जांपल में करके दिखाया गया है, लेकिन ये आगे पढ़ना है। जस्ट इसके बाद जो टॉपिक है वो खत्म होगा, तो यही सब शुरू होगा कि कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, किस तरीके से हमको जो भी मेजर्ड वैल्यू है उसको हमको किस तरीके से दिखाना है, कैलकुलेट कैसे करना है, कि एग्जैक्टली जो बुक में जो कैलकुलेशन होता है ना, एग्जैक्टली उतना आ जाए,
समझे। अब देखो हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें जो है इसका वैल्यू लिखेंगे ए मीन, ठीक है, प्लस माइनस ए डेल्टा ए मीन हम ऐसे लिखते थे ना, तो इसका मतलब क्या है 2.62 सेकेंड, ठीक है, सेकेंड प्लस माइनस 0.11 सेकेंड हम ऐसे लिखें। अब देखो यहाँ पे 2.62 प्लस माइनस 0.11 सेकेंड ये हम लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। अब देखो यहाँ पे हम वेरिएशन अगर देख रहे हैं, सेकेंड वाले में वेरिएशन देखेंगे तो देखो वेरिएशन कहाँ से कहाँ से, देखो इस वाले में भी हो रहा है और इस वाले में भी हो रहा है, समझे। यानी कि जो है किसके करीब है, कभी 2.6 सेकेंड, कभी 2.4 सेकेंड, कभी 2.5 सेकेंड, कभी 2.7 सेकेंड, कभी 2.8 सेकेंड, समझे। यानी कि ये जो है इसमें भी हमारा वेरिएशन हो रहा है, क्लियर। तो जब हम देखेंगे कि इसमें देखो क्या है कि 10th प्लेस, ठीक है, इसमें देखो इसमें जो है सॉरी ये जो है इसमें हमारा वेरिएशन जब 10th प्लेस में हमारा वेरिएशन हो रहा है, तो ये जो है इस प्लेस पे भी तो वेरिएशन होगा ही ना, समझे। यानी कि देखो ये हमारा एक्यूरेट उतना नहीं है, ठीक, ये क्या है एक्यूरेट नहीं। देखो इसमें जब वेरिएशन हो रहा है, देखो इसमें देखो ये जो है जैसे डेसिमल के जस्ट बाद वाला जो है उसमें देखो वेरिएशन हो रहा है, समझे। तो उसके बाद वाला जो वेरिएशन हो रहा है वो तो होगा ही होगा, समझे। जब पहले वाले में ही वेरिएशन हो रहा है तो उसके बाद वाला भी तो वेरिएशन हो रहा है, तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा है ना, समझे। तो इसको हम इस तरीके से ना दिखा के हम दिखाएंगे 2.6 प्लस माइनस 0.1 सेकेंड, ये हमारा एग्जैक्ट इस तरीके से दिखाएंगे। अब देखो ये हमारा शो करने का जो तरीका है ना, इससे हमारा थोड़ा कैलकुलेशन और इजी हो जाएगा। बाद में हम रिलेटिव एरर निकालेंगे, रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे, तो 0.1 हमारा क्या हो जाएगा डेल्टा ए मीन हो जाएगा, और 2.6, ठीक, और इंटू 100 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा परसेंटेज एरर हो जाएगा, ये हमारा रिलेटिव एरर है। क्लियर हुआ। तो ये जो है जैसे मान लो कि एरर इन 10th ऑफ द सेकंड जो है ये तुम्हारा जो है ये थोड़ा बहुत ध्यान से तुम्हें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से करना है क्वेश्चन को, समझे। इसका जो तरीका है ना वो आगे चल के बताया जाएगा, जब तुम पढ़ोगे ना सिग्निफिकेंट फिगर्स जब पढ़ोगे तो उसमें ये सारा चीज बताया जाएगा, उस वक्त भी मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। तो पहले सिग्निफिकेंट फिगर हम कैलकुलेट कर मतलब सीख जाएंगे कि वो क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर आखिर जरूरी क्यों पड़ा। तो ये सारा सीखने के बाद से ना ये क्वेश्चन हम फिर से कराएंगे। अभी तुम्हें क्या करना है बस इस तरीके से समझना है कि वेरिएशन जब इसमें हो रहा है ना तो इसके बाद वाले में तो वेरिएशन हो रहा है तो कोई मतलब ही नहीं है, समझिए। वेरिएशन तो उसके पहले ही वाले में हो रहा है। अगर वेरिएशन इसमें अगर नहीं होता, सब में 6 6 6 6 रहता, तो हम कह सकते थे कि चलो हम इसके मतलब डेसिमल के 2 पॉइंट तक हम लिख रहे हैं, समझे, तो वो हमारा करेक्ट मेथड रहता। तो यहाँ पे क्या कैलकुलेशन से हम थोड़ा सा बच गए, समझे। और भी है जैसे मान लो कि आगे तुम पढ़ोगे कि कितना परसेंटेज एरर जो है अगर हमारा रहता है तो हम उसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं, तो ये सब भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तो हम आगे देखेंगे, थोड़ा सा हम बता देते सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स हम आगे देखेंगे, ठीक। आगे वाले क्लास में हम पढ़ेंगे क्या कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। देखो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स पढ़ना क्यों जरूरी है, जैसे मान लो कि ये तुम 2 प्रोडक्ट बनाए, ये मार्कर का जो कैप है और ये मार्कर तुम बना रहे हो, तो इसमें जैसे मान लो ये दूसरे कंपनी से बनवा रहे हो और ये दूसरे कंपनी से बनवा रहे हो, समझे। तो जो कंपनी बना के दे रही है वो तुम्हें कभी भी नहीं कहेंगे कि इसका लेंथ इतना है, वो क्या कहेगी इसका लेंथ इतना है प्लस माइनस इतना हो सकता है। सेम उसी तरीके से ये जो कैप बना रही है ना कंपनी, ये भी कभी नहीं कहेगी ना कि ये कैप हमारा इतना सेंटीमीटर का है, ये कहेगी हमारा कैप इतना सेंटीमीटर का है प्लस माइनस इतना सेंटीमीटर हो सकता है, समझे। तो वो कंपनी दोनों बना के दी, अब तुम क्या कर रहे हो इसको असेंबल कर रहे हो और तुम मार्केट में बेच रहे हो, और मार्केट में बेच रहे हो तो जिसको बेच रहे हो उसको भी तो डायमेंशन दोगे ना, ठीक है। या फिर छोड़ो, तो अभी मार्केट में बेचने की तो बात अलग है। तुम क्या करोगे इसको डब्बा में पैक करोगे, 10-10 मार्कर को लेके डब्बा में पैक करोगे, तो जिस कंपनी को दोगे कहोगे कि डब्बा हमको चाहिए, किसी कंपनी को दोगे ना डब्बा बनाने के लिए,
तो वो तुम कहोगे कि ये जो है मार्कर का जो है साइज इतना है, तुम भी तो ऐसे नहीं बोलोगे ना कि साइज इतना है। क्या हुआ है, इसका एरर और इसका एरर भी तुम कैलकुलेट करके उस डब्बा बनाने वाली कंपनी को क्या कहोगे कि हमारा जो है मार्कर का लेंथ इतना है और इतना प्लस माइनस हो सकता है, वैसा तुम्हें डब्बा बना के देना है। तो वो भी ऐसे बना के देगी। और स्पेसिफिकेशन जैसे ही तुम दिखाओगे, समझे, जैसे मान लो प्रोडक्ट को तुम मार्केट में लॉन्च कर रहे हो तो स्पेसिफिकेशन दिखाओगे तो इसका लेंथ इतना है तुम बता देते हो, ठीक है। तो उसमें प्लस माइनस करके देना पड़ता है। जैसे रेजिस्टेंस जब बेचते हैं ना, तो जब रेजिस्टेंस हम बेचते हैं तो उसमें देखना कि 2 ओम प्लस माइनस 0.1 ओम ऐसे करके दिया हुआ रहता है, तो वो हमें पता है। अब तुम कहोगे जैसे मान लो मोबाइल्स बनाने वाली जो कंपनियां होती हैं उनके साइट पे जाके देखोगे ना, तो उनका थिकनेस एकदम 8 mm ऐसे लिखा हुआ रहता है। उसमें क्यों नहीं 8.1 प्लस माइनस 0.001 mm करके दिया रहता है, समझे, उसमें ऐसा क्यों नहीं दिया रहता है? तो देखो वो क्या मार्केटिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है, वो डिजाइन पर्पस के लिए नहीं यूज किया जाता है, समझे। इस वजह से वहां पे नहीं भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि तुम ऐसा पॉकेट थोड़ी ना बनवाओगे कि इस पॉकेट में हमारा मोबाइल एग्जैक्ट फिट होना चाहिए, ठीक है। उसमें क्या है, पॉकेट तो बड़ा होता है ना, मोबाइल इतना अंतर रहे या ना रहे तो भी फिट हो जाएगा। तो वो डिजाइन पर्पस के लिए नहीं होता है, वो क्या है, एक प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन होता है। तो इस वजह से वहां पे नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो आगे वाला क्लास में हम जो है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के बारे में पढ़ेंगे।